चलिए, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। 9 क्लास का आज ये पहला क्लास है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो बायोलॉजी है वो आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ने से फायदा क्या होगा। और हमें जहां तक लग रहा है कि अभी जो कंडीशन चल रहा है, कोरोना जो कंडीशंस है अभी, उस कंडीशन में बायोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। कोरोना के कंडीशन में बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आज का अभी एक एकदम न्यूज मिला कि एक किन्हीं के पेरेंट हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आया, और उनको इतना ही पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, शाम तक जो है वो डेथ कर गए। अब वो डेथ कैसे कर गए भाई? कोरोना पॉजिटिव होने से डेथ नहीं कर गए, वो डेथ कर गए साइकोलॉजिकली डेथ कर गए। साइकोलॉजिकली इल होने का मतलब क्या है कि हम अगर बार बार एक ही बात को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा एक ही बात जो है दौड़ता रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि कुछ और नहीं सोच करके एकदम जो हमारा माइंड है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, और हम अब सोचने लगते हैं कि अगर ये इतनी बड़ी परेशानी है और वो परेशानी का मैं एक हिस्सा बन गया हूँ, तो पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं। और इस कारण से बाहर से दिख रहा बॉडी कुछ और, आपका हार्ट किस तरह से एक्ट कर रहा है, आपके हार्मोन किस तरह से एक्ट करने लगते हैं, ये चीज आपके जानने के बाद आपके ब्रेन वो किस तरह से एक्ट करने लगते हैं। हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है हार्ट अटैक आ गया हो, है ना। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हम समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, तो नथिंग एल्स, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है ना। इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। कैंसर भी किसी को अगर हो जाता है तो कैसा वो फील करता है कि भाई मुझे तो कैंसर हो गया है, अब इसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है, नहीं है इलाज सटीक कहीं। तो इस कारण से वो जैसे ही सुनता है कि उसे कैंसर हुआ है, वो 50% से ज्यादा अपने आप को बीमार समझ लेता है। रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इंटरनल वाइटल फोर्स होता है हमारा, वो हमें क्या होता है, वो हम लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हम अगर समझते हैं तो नथिंग अबाउट ये एक छोटा सा वायरस ही तो है। अब कहोगे कि लोग इतने परेशान क्यों हैं, तो इतने परेशान लोग है नहीं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। समझ में आ रही बात? परेशान किया जा रहा है। अब परेशान करने से क्या हो रहा है? परेशान करने से लोगों को काफी बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट आपको नहीं, बेनिफिट हमको नहीं, लेकिन लोगों को बेनिफिट है। ठीक है, अब ये बेनिफिट जिसको भी है, आप भली बात ही समझते हो कि बेनिफिट किसको हो रहा है। मीडिया वाले को क्या चाहिए, जितना क्राइम होता रहे, जितनी परेशानी देश में होती रहे, जितना लड़ाई झगड़ा होता रहे, जितना करप्शन होता रहे, जितने भी अनैतिक कार्य होते रहे, उसको दिखाना, उसको उजागर करना, इससे उसकी क्या होती है, रोजी रोटी चलती है। तो वो लोग कभी चाहेंगे कि लोग इस चीज को समझ ले कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं और है क्या? नहीं समझने देना चाहते। जब भी न्यूज खोलो, कोई भी चीज खोलो, तो एक ही बात जो है माइंड में टिक करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे, ये है, वो है। तो आदमी क्या हो रहा है, परेशानी है, परेशानी है 10%। ठीक है, परेशानी 10%, वो ठीक उसी तरह से है जैसे हर दिन होता है, एक सर्दी खांसी होती है। ठीक है, लेकिन आज बस क्या हुआ है, हर कोई जान रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कह कर, आज से 15 दिन पहले तो कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गया कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हम बायोलॉजी को समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट। अभी जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है, फंगी भी है, प्रोटोजोअन भी है, वॉर्म्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। तो उनके लाइफ साइकिल को हम समझ सकते हैं, किस तरह से वो जो है अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरह के कंडीशन में वो डेवलप हो सकते हैं।
इवन कभी अगर हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर किस तरह का सलाह आपको दे रहे हैं, कौन सी दवाई आपको लिख रहे हैं, कौन सा टेस्ट आपको लिख रहे हैं, अगर आप नहीं समझते हो, अगर आप नहीं पढ़ते हो इस चीज को, तो आप धोखे में आ जाते हो, आप ठगे जाते हो। बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्मल सी बात मैं कर दूं कि आप बहुत बार आपने जो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदा होगा, मेडिसिन पे लिखा हुआ जो रेट है, मान लिया जी कोई दवाई है 15 रुपीज, 15 रुपीज 82 पैसे, तो आप जो है 16 रुपीज वहां पे चुका के आ जाते हो, आते हो कि नहीं आते हो? लेकिन क्या वो दवा उतनी की है? वो दवा कितने की होगी? वो दवा अधिकतम 4 रुपए की है। 15 रुपीज का जो मेडिसिन है वो अधिकतम जो है वो 4 रुपीज की मेडिसिन है, और वो 4 रुपीज के मेडिसिन है ना, वो 4 रुपीज की मेडिसिन कंपनी के अनुसार से, यहाँ पे डॉक्टर के पास वो ज्यादा से ज्यादा कितना में आएगा, तो वो आएगा आपको 6 रुपीज, ठीक है, 7 रुपीज में देगा या 8 रुपीज में देगा। और जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, 2 रुपया वो रखेंगे, 2 रुपया वो रखेंगे, 2 रुपया वो रखेंगे, ठीक है। इस तरह से फिर क्या होगा, यानी मेडिकल स्टोर में जो दवाई आती है वो बेसिकली खुद मिला के कहो तो 50% पे आती है, और वो आपको मिलता है फुल पे। आप नहीं जानते इस बात? तो ये चीजें हैं समझने के लिए, हम कितना ठगे जा रहे हैं। कोई बीमारी हो रही है तो बीमारी सिर्फ दवा खाने से ठीक होगी? क्या हम भोजन करके भी उसको ठीक कर सकते हैं? हम उसे भोजन करके भी ठीक कर सकते हैं। किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को किडनी फेल्योर हो गया, तो अगर इनिशियल फेज में अगर हमें अपने सारे ऑर्गन, स्टमक के बारे में, ब्रेन के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी के बारे में, लीवर के बारे में अगर हमें पता हो जाए कि वो कैसे वर्क करते हैं, अगर उनका वर्क अगर किसी तरह से डैमेज हो रहा है तो क्या सिम्टम्स हो सकता है, तो हम खुद पे अपने आप पे केयर कर सकते हैं। यानी हम खुद को, अपने आप को अच्छी तरह से सेफ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम समझे तो हम बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? बाद में है कि आप बहुत अच्छा पढ़ लिए, आपने नीट क्रैक कर लिया, आप मेडिकल चल गया, आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने एम्स कर लिया, आप सर्जन बन गए, तो वो बात की बात है, वो दूर है, बहुत दूर है। वो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जहां तक बता दूं मैं, कोई मेहनत करता ही नहीं। समझ रहे हो? कोई मेहनत करता ही नहीं। तो कोई मेहनत नहीं करता है तो आप थोड़ी ही मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा काम। लेकिन थोड़े भी नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में तुम भी आ सकते हो। तो ये नॉलेज की आवश्यकता है, जानकारी का अभाव है ना, इस कारण से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। अब कहोगे क्या हम 9 क्लास में ये चीज समझ सकते हैं? जरूरी नहीं है। हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बुक में है, उसको, उसके अलावे भी हमें बहुत सारी बातें जो है सुनने को मिलती, समझने को मिलती, ठीक है। क्योंकि एक हो गया कि बुक वाइज नॉलेज हो गया, जो कि आपको बुक वाइज नॉलेज मिल रहा है कि बुक में लिखा हुआ उसके अनुसार से पढ़िए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आएगा, इससे आपको टेस्ट लिया जाएगा, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, आप अच्छे नंबर लाओ। ये हो गया। एक हो गया प्रैक्टिकली, आपने जो पढ़ा है उस चीज को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। आपने तित का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया, तित के बारे में आप पढ़े, और कोई बच्चा छोटे घर में है और उसका दांत आने वाला है, वो रो रहा है, वो उसको जो है एक तरह से कहोगे कि स्टूल पास हो रहा है, तो ये कंडीशन बनता है कब तक दांत आएगा। अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास तित का स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि हम उसको पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो कौन सा पार्ट क्या है उसको समझ समझ पाते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि आप, छोटी सी बात है ना, टूथ केयर की बात कर सकते हैं, दांतों की साफ सफाई की बात करते हैं, तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जानते सभी। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सभी बातों का ध्यान जो है
जब हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से सब समझेंगे। यानी एक बुक नॉलेज के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप, ऐसा नहीं ना है कि आप बाजार जाओगे सब्जी खरीदने के लिए, आप जाओगे डॉक्टर के पास, आप जाओगे क्लिनिक में, तो आप बुक उठा के लेके चलते जाओगे कि भाई ये बुक में लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं करते ना। वो करते हैं जो हम उससे सीखते हैं, उससे जो हमारा आउटकम्स होता है, उसकी जो समरी होती है वो मेरे माइंड में रहता है ना। आ रही बात समझ में? और उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये जरूरी है पढ़ना, ये जरूरी है सीखना। और सीखता तो हर कोई है, पास होना फेल होना तो वो बात की बात है। लेकिन कोई अगर बच्चा मान लिया एग्जामिनेशन दिया, वो फेल भी कर गया, तो फेल कर गया तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई फेल कर सकता है ना। फेल करना पास करना है ये तो लगा रहता है। अब बात है कि फेल कर गया तो इसका मतलब थोड़ी बच्चा नहीं जानता है, बच्चा जानता है। ठीक है, बच्चे ने जितना दिन क्लास किया, उसने जो सीखा वो उसके दिमाग में तो है। ठीक है, तो ये बड़ी बात होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्लास है, उसके अनुसार से आपका, अगर आप चाहो तो एज अ इनिशियल स्टूडेंट, एज अ न्यू स्टूडेंट, आप जो है इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, या आप कहो तो मैं चैप्टर डायरेक्टली शुरू करता हूँ। आप जैसा कहोगे उस तरह से मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास को। इंट्रोडक्शन से क्लास को शुरू करूँ क्या? इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ, है ना। और ऐसे इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए हर बार जब क्लास नई शुरू हो, तो आपको बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, लाइफ का जो इंट्रोडक्शन है, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। और ऐसा नहीं है एक दो पेज रहता है, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? माइंड में कुछ सेट किया कि सही और गलत का पहचान हम कर सकते हैं, और सही और गलत के पहचान करने के लिए ही ये जो मेन मोटो होता है ना स्टडी का, एजुकेशन का, वो मेन मोटो यही होता है। पास करना, फेल करना, कुछ बनना, ये इसका जो है बाई प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, असली जो मतलब होता है अच्छी तरह से सही चीजों में और गलत चीजों में हम पहचान कर सके, ये हमारा मेन मोटो होता है। ठीक है, स्टडी का, एजुकेशन। और जो गवर्नमेंट है यही करने नहीं देती है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, उनको नॉलेज हो जाएगा, अगर सही और गलत में अच्छा से वो फर्क करना जान जाएंगे, तो फिर वो अपने लिए लड़ना शुरू करेंगे, अपनी मांग को मांगेंगे, और वो इसको पूरा करने में कभी अव्वल है नहीं। तो ये कंडीशंस बनता है, कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा करेंगे तभी जब वो कंप्लीटली ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे। और ऑनेस्ट सरकार हो, ऐसा तो भाई सपने में सोचा होगा किसी ने तो वो भी गलत निकल जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? तो अभी शुरू कर रहे हैं क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 है। और इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इंट्रोडक्शन क्लास किसका है? मेरा नहीं है, बायोलॉजी का है। ठीक है, तो समझते हैं कि बायोलॉजी या लाइफ या जीवन है क्या। सबसे पहले हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। सबसे पहला चीज है ऑर्गेनिज्म, है ना। सबसे पहला चीज यहाँ समझते क्या है? ऑर्गेनिज्म। कोई बताएगा ऑर्गेनिज्म क्या है? जो भी कोई लिविंग चीज है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको हम एक वर्ड में हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको हम एक वर्ड में ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, चाहे वो अर्थ पे पाया जा रहा हो, या चाहे वो किसी भी यूनिवर्स के कई किसी और प्लेनेट पे पाया जा रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है।
और जैसे कभी सुनता होगा ना, एलियन होता है या नहीं होता है, किसी और ग्रह पे लाइफ है या नहीं है। तो बाय द वे मान लो, तो एलियन का मतलब होता है परग्रही, दूसरे ग्रह पे रहने वाला प्राणी। तो दूसरे ग्रह पे रहने वाला प्राणी का मतलब है कि क्या जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं वो एलियन हैं? क्या हम लोग एलियन हैं? हम लोग एलियन हैं, बिल्कुल हैं। किसके अनुसार से एलियन है? दूसरे ग्रह पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म के अनुसार से हमारा अर्थ, या अर्थ, इस अर्थ पे पाए जाने वाले हम लोग उसके लिए एलियन हो गए। और हमारे लिए दूसरे ग्रह पे अगर कोई प्राणी रह रहा है तो वह हमारे लिए क्या हो गया? एलियन हो गया। तो हम लोग भी एक तरह से क्या है? एलियन ही है। ठीक है, दूसरे ग्रह वाले के लिए हम लोग एलियन है, दूसरे ग्रह वाले हमारे लिए एलियन है। क्लियर? तो समझते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है क्या। तो कह सकते हो आप, यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लोगे आप, द लिविंग क्रिएचर, द लिविंग क्रिएचर्स, द लिविंग creatures which found, the living creatures which found on the earth, on the earth or in universe, or in universe, or in universe are called organism। जो लिविंग क्रिएचर है, चाहे अर्थ पे पाया जाता हो या यूनिवर्स में कहीं भी पाया जाता हो, तो उस लिविंग क्रिएचर को आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिज्म कहोगे। कह सकते हैं ना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ध्यान देंगे, अगर हमारा दूसरा जो कंटेंट है वो कंटेंट है कि अगर कोई लिविंग है, इट मीन्स उसके पास लाइफ है, जीवन है, वो जीवित है। और अगर लाइफ है उसके पास, तो व्हाट इज द लाइफ? हम लाइफ कहेंगे किसको? लाइफ होता क्या है? जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो सेकेंड टॉपिक हमारा है लाइफ। जीवन क्या है? वही जीवन सबसे, एक तरह से कह सकते हो कि लोगों के अनुसार से सोचा जाए तो सबसे प्रीशियस चीज माना जाता है। लाइफ सबसे प्रीशियस चीज माना जाता है, यानी सबसे बहुमूल्य चीज लाइफ मानी जाती है। कहो कैसे? आपके पास सोना है, चांदी है, पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन जब आपकी जान पे बन आती है और आपके साथ कोई कहता है कि तुम हमको करोड़ों रुपए दो, तब तुम्हारी जान हम वक्स देंगे, तब तुम्हारा लाइफ जो है रह पाएगा, तो आप कहते हो कि चलो मेरा जान ले लो, मेरे करोड़ों रुपए लेकिन छोड़ दो, ऐसा बोलते हो क्या? तो क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे इसमें? हाँ, बोलना चाहोगे कि भाई जो लेना है तुम ले लो, पैसे कौड़ी हीरे जवाहरात जितने लेने हैं, घर मकान सब ले लो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि जान रही तो ऐसे बहुत सारे पैसे कमा ले। तभी ना अभी एक एक सिस्टम चल रहा है, लोग कह रहे हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान। और यही जो टोन है, इसी कारण से लोग आज घर में दुबक के बैठे हुए हैं। जान है तो जहान है, ठीक है, दो रोटी कम खाएंगे लेकिन बच जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ क्या है? तो समझ सकते हैं कि लाइफ क्या है। मैं लिख देता हूं यहां पे, लाइफ क्या है? एनी लिविंग बीइंग्स, any living beings take birth, any living beings take birth, and after some time, अब ये सम टाइम बहुत बड़ी चीज है। ये सम टाइम मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकता है ना? एनी लिविंग बीइंग्स टेक बर्थ एंड आफ्टर सम टाइम्स दे डाई, दे डाई।
दिस इज कॉल्ड लाइफ। यही जीवन है, यही जीवन है। कोई भी लिविंग बीइंग जन्म लेता है और कुछ समय के बाद वो मर जाता है, यही जीवन। ये जीवन का बिल्कुल ही सत्य है कि जो भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन क्या हुआ, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। मतलब हम चाहे कह लें कि ये मेरी धरती है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे पैसे हैं, वाकई नहीं है, वाकई नहीं है, ये टेम्पोररी है ना। हम सभी एक तरह से कहें तो क्या है, इस दुनिया में, ये दुनिया हमारे लिए एक स्टेज ही है और हम लोग इस स्टेज के कलाकार हैं। हम सभी इस स्टेज के कलाकार हैं और हम अपने अपने रोल को प्ले करते हैं और एक समय होता है कि हमारा रोल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ये जीवन हर किसी के लिए, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो चाहे नहीं काहे नहीं वो हजारों साल तक जिए, लेकिन एक ना एक दिन उसको सूखना ही है, उसको मरना ही। अरे बात समझ में। सन्यासी नहीं ना बन जाओगे सुन सुन करके, ऐसा ना कि तुम लोग भी बुद्ध बन जाओ कि भाई अब क्या, अब तो मरना ही पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा, मरना भी इतना आसान नहीं है। मरने के लिए जीना जरूरी होता है, मरने के लिए जीना जरूरी। और हम तो अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अक्सर मालूम है, मरने के इंतजार में हम लोग जिंदा रहते हैं, बस यही चीज है। जब तक मरते नहीं है, जिंदा रहना क्या है, मजबूरी है कि नहीं है। क्लियर। तो वास्तविकता ये है कि लाइफ जो है काफी ब्यूटीफुल है, वंडरफुल, वंडरफुल, एकदम आश्चर्यजनक चीज है, एकदम सुंदर है। अब इसी में दुख भी है, इसी में सुख भी है, इसमें सबको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को एंजॉय करते हुए चलना पड़ेगा। कभी खुशी मिली तो हंस लीजिए और कभी दुख मिला तो रो भी लीजिए, घबराइए मत उससे। ये क्योंकि क्या है, पार्ट ऑफ द लाइफ होता है। ये बायोलॉजी की क्लास है, कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि लाइफ की बातें हो रही हैं यहाँ। और ये चूंकि शुरुआत क्लास है, आप समझ लो कि अब बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, और लाइफ से संबंधित चीजें ही इसमें जनरली डिस्कस होती। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं, पहले पहले ही मैंने कहा था, सिर्फ बुक वॉर्म नहीं बनना, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहिए। समझे बात को। तो ये है लाइफ। अब ध्यान देने हैं कि ये जो लाइफ है, ये जो सम टाइम वाला जो प्रॉब्लम है, क्या ये सम टाइम 1 मिनट का होगा कि 1 घंटे का होगा, कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट में भी डेथ हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। तो समझते हैं कि कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो भाई जो भी दिन है वो जीवित रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन हमारा ये है कि जितने दिनों तक जीवित रहते हैं वो हमारा क्या होता है, लाइफ स्पैन। तो आप लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे, द ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन बिटवीन, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड natural, the duration between birth and natural death, the duration between birth and natural death of an organism, the duration between birth and natural death of an organism is called life span. क्या है, लाइफ स्पैन। बहुत आसान चीज है। वो समय, वो ड्यूरेशन जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे प्राकृतिक मृत्यु तक हो। प्राकृतिक मृत्यु मतलब नेचुरल डेथ का मतलब हम हर एक स्टेज ऑफ लाइफ को जो है वो पास करें, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ को पास करें। जैसे कौन कौन सा स्टेज है लाइफ का,
कौन कौन सा स्टेज है? इनफेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, एडल्ट है, हाँ एडोलेसेंस टीनेजर्स हो गया, एडल्ट है, एडल्टहुड है ना, एजिंग, सेनेशंस, और फिर डेथ होता है। अब इन चीजों को समझना है। कुल मिलाकर के 6 स्टेज हो जाते हैं लाइफ। लेकिन कई बार लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी है ना, जिंदगी जो है वो क्या है, 4 दिनों की। अब जिंदगी 4 दिनों की है, मैं 26-27 साल से जीवित हूं, तो ये तो प्रोटोकॉल टूट गया ना जिंदगी का। तो ऐसी कोई बात नहीं, स्टेजेस हैं। इनफेंसी स्टेज है, बच्चा जन्म लेता है। एक समय ऐसा होता है बच्चा जब जन्म लेता है छोटा सा रहता है, 0 डेज, 4 डेज, 10 डेज, तो सोता बहुत है। हम सभी सोते होंगे, सही कि नहीं? कि जैसे ही जन्म लिया चलना शुरू कर दिया, वह मुझे आता है, घूम के जरा आते हैं, क्या बोरिंग बैठे रहे 9 महीने से। ऐसा कुछ किया क्या किसी ने? एक पर्सन ने ऐसा किया था, और वो है कौन? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उन्होंने ऐसा किया था। ऐसा लिखा गया है बुद्ध चरित्र में कि जब वो जन्म लिए तो उन्होंने 7 पग चला, यानी 7 टिक चले, और उन्होंने बताया भी कि भाई ये मेरा अंतिम जन्म है ना, अंतिम जन्म। और उन्होंने बताया, और ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने उससे पहले 499 बार धरती पर जन्म लिया। ये उनका 500वां जन्म था। और इसीलिए जन्म लिया क्योंकि मैंने 499 वर्ष में, 499 जन्म में मैंने जो करना चाहा बौद्ध की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, नहीं कर पाया, तो इस जन्म में उसे को पूरा करना है। तो ऐसा है। लेकिन ऐसा और कोई आदमी नहीं है जो जन्म लेते चलना शुरू करे। हाँ, ऐसा होता है कि जन्म लेते उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, नहीं। तो नेचुरल डेथ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो जीवन को जिया, जो भी उसका एज है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 125 ईयर्स, जो भी जितने साल तक जो ऑर्गेनिज्म जी सकता है, 200 साल, 500 साल, 5000 साल, जो भी जो जी सकता है। मैं एनिमल की बात नहीं करो, प्लांट भी इसमें इंक्लूड है भाई। ऐसा नहीं कि एनिमल कौन 5000 साल जीता है भाई। तो प्लांट है, सिकोया का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, पीपल का प्लांट है ना, बनियान ट्री है, बहुत सारे ट्री है। ठीक है, तो ये है लाइफ स्पैन। तो नेचुरल डेथ, तो ये हो गया आपका लाइफ स्पैन। आ रही बात समझ में कंप्लीटली? आज क्लास थोड़ा इसी तरह से होगा, मस्ती में होगा, अच्छी तरह से होगा, समझना है। अब अगर आप पूछते हो, आपका अगर सवाल यहां पे हो जाए कि ये लाइफ स्पैन डिपेंड किस पे कर रहा है, किन चीजों पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या सारे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंस है? वो डिफरेंस किस कारण से है? सब में तो एक तरह से कह सकते हो वाइटल एनर्जी है, जिसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आती है, थोड़ा इसको डिफाइन कर दूं। डू यू नो अबाउट सोल? SOLE नहीं, SOUL, सोल। व्हाट इज अ सोल? बोलो नहीं, क्या हुआ? सोल क्या है? सो गए? कोई बोलेगा? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही किसी की, इसीलिए मैंने कहा वीडियो ऑन करके रखें आप लोग। तो नहीं पता तो ये तो बोल सकते हो नहीं पता। मुंह में लड्डू लेके बैठ जाओगे, थोड़ी काम चलना है। तुम लोग भी यही समझ लिया मैं प्रवचन दे रहा हूं, अब लास्ट में मैं प्रसादी ले लूं, है ना?
सत्यनारायण स्वामी की कथा ऑनलाइन प्रसाद का कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं भेज सकता मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, depends upon following factors. These are as follows. Following factors. तो समझना तो है ना किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पॉइंट जो है वो है आपका जेनेटिक मेकअप। आपके पास किस तरह के क्रोमोसोम है, किस तरह का आपके पास डीएनए है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कैसा है, सही तरीके से है, अच्छी तरह से डीएनए कॉपी हो चुका है, अच्छा तरह से क्रोमोसोम बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है पहले डिटरमाइन करती है जेनेटिक मेकअप। फिर दूसरा आपका एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट में कैसा है, आप इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल हो कि नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा खेतों में कि बहुत सारे सीड डाले जाते हैं, लेकिन सारे ही सीड जो है वो बड़े पौधे नहीं बना पाते। यहाँ तक कि सबको एक जैसा लाइट लग रहा है, एक जैसे उसको वाटर मिल रहा है, एक जैसा सॉइल मिल रहा है, एक जैसी देखभाल भी होनी होती है, लेकिन फिर भी कुछ सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाते और कुछ सीड जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। एडप्टेशन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमें किस तरह का न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, न्यूट्रिशनल इफिशियंसी हमारी कैसी है। कहने का मतलब वो क्या कि प्लांट को अगर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर एब्जॉर्ब भी होना चाहिए प्लांट में, प्लांट यूज भी करना चाहिए उसको। मैं खाना खा लूं और मेरा खाना पचे ही ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ, तो क्या लिखेंगे, नोट करेंगे, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एडप्टेबिलिटी, एडप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत और भी फैक्टर हो सकते हैं, तो उन सारे फैक्टर में से ये काफी मेन फैक्टर है। कभी भी लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता कि बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत बड़ा साइज का ऑर्गेनिज्म है तो बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत छोटा बॉडी है, वो कम दिनों तक जीवित रहेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बॉडी साइज कैन नॉट डिटरमाइन लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लास करने में ठीक लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है? रुक जाएं, तो ऐसा बोलो, लिख रहे हो, क्योंकि एक बार तो यही बात कहा गया था, बुद्ध ने कहा था किससे, अंगुली मार डाकू से, बस करो, रुक जाओ, बहुत चल रही है। नहीं, तो हमको भी लगा ऐसा थोड़ी हो गया, मैं तो न बुद्ध हूं न उंगली मान हो गई। चलिए ध्यान देंगे, समझते हैं। अब तुम लोग सोचोगे ये बार बार बुद्ध की बात क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा है वो अच्छी बातें कही गई,
और जो अच्छी बातें रहता है उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। क्या समझे? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी तो सबको पहले से पता है, फिर मैंने कहा था इंट्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। बस 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। जहां तक कि मालूम है कि बायोस का मतलब होता है लाइफ या ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ा कि लाइफ क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे अब आ गया। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लें कि बायोस मीन्स लाइफ या ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with which deals with which deals with the study about life or organism, life or organism is called बायोलॉजी। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। एनी प्रॉब्लम? तो ये लाइफ के स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब क्या है ना कि बायोलॉजी में बहुत सारे या किसी भी सब्जेक्ट में जो इनिशिएटर होता है उसको कह देते हैं कि फादर। तो यहाँ भी कोई ना कोई फादर ऑफ बायोलॉजी है। फादर ऑफ बायोलॉजी तो जानते ही होंगे, कौन है भाई फादर ऑफ बायोलॉजी? ये भी नहीं बोल रहे हो? एरिस्टोटल। चलिए अब ध्यान देते हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात करेंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बोटनी की। ठीक है, बोटनी की। तो यहाँ पे जो एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है विच इज बोटेन। बोटेन, बोटेन का मतलब होता है प्लांट। बोटेन मीन्स प्लांट। तो कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे तो ये क्या मालूम है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with which deals with a study about only plants is called botany. बोटनी। अभी जो बोटनी है इसके भी कोई माए बाप होंगे, तो बोटनी के जो माए बाप हैं वो कौन है? फादर ऑफ बोटनी कौन? वेरी गुड, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। लगता है कुछ बच्चे आए थे ऑफलाइन क्लास में। क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड है वो है जूलॉजी। ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांच है भाई, बहुत सारे ब्रांच।
तो ये जो जू का मतलब हम लोग चिड़ियाघर समझते हैं, एक्चुअली जू मतलब होता है एनिमल। जो इन जू, तो क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with which deals with a study about only animals is called zoology। जूलॉजी, तो यहां पे फादर ऑफ जूलॉजी अगर मैं कर दूं तो सही हो जाएगा, वो भी एरिस्टोटल ही। आई थिंक एनी प्रॉब्लम? ठीक, 9 में से 2 बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सो गए क्या? चलो हट जा रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिखाई दे रहा है? हो गया? नोट कर लिया आपने? चलिए अब इसको मिटा देते हैं, पहले नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि ऊपर आप लिख लो। और ब्रांचेस की बात कर लो क्या? आज भर ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डे से आपका जो है चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्या देखते हैं, कुछ करते हैं। अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो थोड़ा सा करते हैं कुछ ब्रांच की बात। जैसे मेन मेन की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं स्टडी ऑफ सेल, तो आप उसको साइटोलॉजी कह लो। अगर मैं कह दूं स्टडी ऑफ फ्रूट, कुछ ऐसे ही बता रहे हैं, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, बस स्टडी ऑफ फ्रूट क्या है, पोमोलॉजी। ठीक है। अगर मैं कह दूं स्टडी ऑफ फ्लावर, तो क्या स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या एंथोलॉजी। चलिए इसके बाद अगर मैं कह दूं स्टडी ऑफ हार्ट, क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। वेरी नाइस। अगर हम कहते हैं यहां पे स्टडी ऑफ अ स्नेक, देखते होगे ना डिस्कवरी चैनल में, स्टडी ऑफ अ स्नेक क्या होता है, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। इसके बाद अगर यहां पे बात कर लें स्टडी ऑफ लीवर,
हाँ ऐसे करो, स्टडी ऑफ आईज कर लेते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। दो चार और कर ले रहे हैं इधर, ऊपर मिटा दो क्या, इधर ही कर देते। 7 नंबर में जैसे स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स की बात करो तो क्या होता है स्टडी ऑफ बोन्स, क्या होता है, ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन कहलाता है ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। इसके बाद अगर बात करें स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी होता है या जो करते हैं उसको कहते हैं गायनिको, गायनिकोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है उसको गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना, डॉक्टर को बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। फिर बात है 9 नंबर, तो इसमें कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ स्टमक की बात करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक से रिलेटेड बात है तो क्या होता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी। और एक और लिख दे रहे हैं, स्टडी ऑफ लीवर, जिसको कहते हैं क्या, हीपैटोलॉजी। ऐसे और भी बहुत सारा लिख सकते हो, जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में, हीपैटोलॉजी, ठीक है। दिख रहा है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो आप इसको। तो ये टाइम बच गया तो हमने एक्स्ट्रा कुछ कर लिया इस पे, हो गया। तो ये आज का क्लास हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे, और आज का ये जो वीडियो है इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लर्न बायोलॉजी ट्यूटोरियल में, और पहले से भी वहां पे वीडियो मौजूद है जिसको आप देख सकते हो। लेकिन आपके साथ जो चर्चा हुई वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्लियर है।